नमस्कार बच्चों, पुनः आपका मेरे वीडियो चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। व्याकरणिक श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे विधेय की, जिसे इंग्लिश में प्रेडिकेट कहा जाता है। इससे पहले वीडियो में मैंने विधेय से संबंधित और उद्देश्य से संबंधित चर्चाएं की है, जिसका लिंक मैं यहाँ शेयर कर दूंगा। लेकिन आज इस वीडियो में मेरी चर्चा का विषय है कि आखिर विधेय के अंतर्गत वे कौन कौन से पद हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसे समझना जरूरी है ताकि वाक्य की संरचना को बखूबी समझा जा सके। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ एक वाक्य लिखा है, अमित के मित्र ने मुझे एक सुंदर पुस्तक दी है। जाहिर सी बात है कि इस वाक्य में अमित के मित्र ने उद्देश्य है और मुझे एक सुंदर पुस्तक दी है विधेय है। उद्देश्य से संबंधित चर्चाएं हो चुकी है। उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं इसकी भी चर्चाएं की जा चुकी है। लेकिन आज मेरी चर्चा का मूल बिंदु है विधेय और उसके अंतर्गत आने वाले पद, कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से पद आते हैं। क्योंकि शब्द जब वाक्य में रूपांतरित होते हैं तो पद कहलाते हैं, इसलिए बेहतर है कि बार बार पद की ही पुनरावृत्ति की जाए ताकि किसी तरह का संदेह न हो, कोई शंका न हो। तो यहाँ आपने इस उदाहरण के माध्यम से देखा कि अमित के मित्र ने उद्देश्य है और उद्देश्य के अलावा वाक्य में जो शेष बच जाता है वह विधेय कहलाता है। बखूबी विधेय के जो प्रकार हैं उसकी ही चर्चा पहले के वीडियो में की जा चुकी है। आज मेरी चर्चा का मुख्य बिंदु है कि विधेय के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं, आज उसकी चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ आपकी सुविधा के लिए, आपकी समझदारी के लिए मैंने एक वाक्य लिखा, अमित के मित्र ने मुझे एक सुंदर पुस्तक दी, जिसमें अमित के मित्र ने उद्देश्य है और जो शेष हिस्सा बचा हुआ है वो विधेय है, जिसे आप भी बखूबी समझ रहे हैं। अब इस चर्चा के क्रम में मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर विधेय के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं, जिसे जानना जरूरी है ताकि हम सही अर्थों में वाक्य रचना को समझ सकें और किसी तरह की परेशानी न हो। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है आपको व्याकरण की सही जानकारी आप तक पहुंचाना ताकि आप स्वयं इसका लाभ उठाएं और दूसरों को भी लाभान्वित कर सकें। और इसी कड़ी में आज मैंने विधेय को उठाया है और इस विषय से संबंधित चर्चा मैं कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप तक बखूबी समझ पहुंच रही है, आप इसे समझ भी रहे हैं। तो विधेय के अंतर्गत जो आने वाले पद हैं वह है क्रिया, क्रिया का पूरक, कर्म, कर्म का विस्तार और अन्य विस्तार। ये तमाम पद विधेय के अंतर्गत आते हैं। एक एक करके उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि आखिर इनकी स्थिति क्या है, कैसे है, कैसे हम पहचानेंगे इन पदों को, कैसे जानेंगे। जैसे कि मैंने कहा यहाँ क्रिया एक उदाहरण है आपके लिए, क्योंकि व्याकरण में जब तक उदाहरण प्रस्तुत न किया जाए स्पष्टता नहीं आती है। इसलिए हर एक बिंदु को समझाने के लिए मैंने यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया है ताकि उदाहरणों के माध्यम से बखूबी इस विषय की जटिलता को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा सके और आप बखूबी से समझें, कोई परेशानी न हो, कोई दुविधा न हो, कोई शंका न हो। जैसे मैंने कहा कि क्रिया, अब विधेय में क्रिया का स्थान क्या इसलिए कि जैसे कमला गीत गाती है, यहाँ गाती है क्रिया है और ये विधेय का हिस्सा है। बखूबी आप समझ रहे हैं। मैंने बताया कि विधेय के अंतर्गत क्रिया आती है और क्रिया का मैंने एक उदाहरण दिया, कमला गीत गाती है क्रिया का उदाहरण है। यदि इस तरह के वाक्य आते हैं बखूबी आप जान लेंगे कि विधेय क्या है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और परेशानी होगी क्यों? क्योंकि यहाँ जो चर्चाएं की जा रही है
यदि इन चर्चाओं पर आपकी नजर है, बखूबी आपने इसे समझ लिया, तो कतई आपको परेशानी नहीं हो सकती है और इसका लाभ आप दूसरों को भी पहुंचा सकते हैं। स्कूली पाठ्यक्रम से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। दूसरा है क्रिया का पूरक। क्रिया का पूरक का अभिप्राय ये है कि जो क्रिया को पूरा करने में सहायता करते हैं, यानी वैसे पद जब वो क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं तो वाक्य की सार्थकता बखूबी दिखने लगती है, अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में वाक्य अधूरा लगता है। जैसे कि दिनेश बीमार था, अब यदि दिनेश था लिखा जाए तो वाक्य असंगत लगता है, लेकिन वही दिनेश बीमार था तो यहाँ जो बीमार पद है वह क्रिया का पूरक है, यानी क्रिया के अर्थ को सारगर्भित बनाने के लिए इस पद का प्रयोग किया गया है, जिसे क्रिया का पूरक कहा जाता है और यह भी विधेय का हिस्सा है, न कि उद्देश्य का। क्योंकि ऐसी गलतियां हो जाया करती है, इसलिए ऐसी गलतियां न हो इसके लिए मैं यहाँ उन बिंदुओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो काफी सूक्ष्म है और जिस पर आपकी नजर होनी ही चाहिए ताकि कोई असुविधा न हो। तीसरा पद है कर्म, जैसे राम आम खाता है, यानी कर्म भी विधेय के अंतर्गत आता है। कर्म विधेय के अंतर्गत आने वाला पद है, इस बात पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। राम आम खाता है, इसमें आम कर्म है और ये विधेय का हिस्सा है। अगला है कर्म का विस्तार। सबसे पहले ये जानना जरूरी है बच्चों की कर्म का विस्तार क्या है। इससे पहले उद्देश्य में भी मैंने उद्देश्य के विस्तार की चर्चा की थी और आज यहाँ विधेय में कर्म आता है और हम कर्म के विस्तार की चर्चा कर रहे हैं। कर्म क्या है बखूबी आप जानते हैं, और कर्म का विस्तार वैसे पद हैं या वैसे पदों के समूह हैं जो कर्म की विशेषता बताते हैं, यानी वैसे पद या पदों का समूह जो कर्म की विशेषता बताने के लिए वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, वे कर्म का विस्तार कहलाते हैं। अब इस परिभाषा को, इस तथ्य को बखूबी उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है कि आखिर कर्म का विस्तार क्या है। जैसे कि श्याम ने राम के छोटे भाई को पढ़ाया। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो भाई है वह कर्म है, क्योंकि यहाँ पर खूब विभक्ति भी लगी हुई है। बखूबी स्पष्ट है कि कर्म है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। लेकिन राम के छोटे ये जो पद है यह भाई की विशेषता बता रहा है, यानी वो जो भाई है राम का छोटा भाई है। यह पद इस कर्म की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे कर्म का विस्तार। तो बखूबी आप जान गए वैसे पद या पदों का समूह जो कर्म की विशेषता बताने के लिए वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, कर्म का विस्तार कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बखूबी आप इसे याद रखेंगे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला पद है विधेय के अंतर्गत आने वाला अन्य विस्तार। ये कुछ अंशों में आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन व्याकरणिक श्रृंखला में इसमें कोई नयापन नहीं है। बखूबी इसे भी समझा जाता है, वाक्य रचना के अंतर्गत इसकी भी आवश्यकता महसूस की जाती है। यानी अन्य विस्तार का अभिप्राय यह है कि जो पद कर्ता के विस्तार, क्रिया के पूरक, कर्म तथा कर्म के विस्तार में नहीं आते, उन्हें अन्य विस्तार कहा जाता है। आपकी परेशानी को दूर करने के लिए अन्य विस्तार क्या है उसको बखूबी हमने यहाँ पर रेखांकित किया है, परिभाषित किया है, बताया है, ताकि आपको कोई कष्ट नहीं हो। बखूबी यहाँ लिखा हुआ है कि जो पद कर्ता के विस्तार, क्रिया के पूरक, कर्म तथा कर्म के विस्तार में नहीं आते, उन्हें अन्य विस्तार में लिखा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि वाक्य की रचना अलग अलग रूपों में हुआ करती है और उसे बखूबी जानना, बखूबी पहचानना हमारा कर्तव्य होता है। आखिर हम वाक्य की
मौलिकता को समझें, इसके लिए जरूरी है कि वाक्य के अंग, उद्देश्य या विधेय को भी बखूबी हम समझें। यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया है कि पिछले 2 दिनों से वह विद्यालय नहीं आ रहा है। यहाँ इस वाक्य में प्रयुक्त पिछले 2 दिनों से अन्य विस्तार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह जो पद है ना ही यह कर्ता है, ना ही कर्ता का विस्तार है, ना ही क्रिया का पूरक है, ना ही कर्म है, ना ही कर्म का विस्तार है, बल्कि बाहर से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे अन्य विस्तार कहेंगे। ऐसे भी वाक्य आपके सामने आते हैं और इन वाक्यों में यदि उद्देश्य विधेय अलग करना हो तो बखूबी आपकी नजर इस पर होनी चाहिए कि ये भी विधेय के अंतर्गत ही आते हैं, ये भी विधेय के अंग हैं, विधेय के हिस्से में आते हैं, ताकि यदि आप इसे बखूबी जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उद्देश्य और विधेय अलग करने में कोई परेशानी नहीं होगी और इसका लाभ आपको स्कूली पाठ्यक्रम में भी मिलेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मिलेगा। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसे ही एक वाक्य दे दिए जाते हैं जिसमें उद्देश्य और विधेय अलग करने की बात की जाती है। तो बच्चों, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है और बखूबी मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उदाहरणों के द्वारा जो चर्चा की गई है उसे आपने बखूबी समझा है। यदि आपकी कोई दुविधा है आप कमेंट करके बताएंगे, उसका निराकरण अवश्य किया जाएगा और निसंदेह मुझे उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।